नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं नागौर जिला। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने नागौर जिले की सामान्य परिचय को पढ़ा था, उसकी विशेषताओं को पढ़ा था। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नागौर जिले का ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। एकदम क्लियर। और दोस्तों कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। दोस्तों मैं आपको बीच बीच में प्रश्न दूंगा और जो बच्चा प्रश्न का आंसर देगा उसका मैं नाम भी बोलूंगा अगले वीडियो में। बधाई के पात्र होंगे सभी। दोस्तों उसको शुरू करते हैं। राजस्थान का नागौर जिला, मध्यकालीन विभव की नगरी, धातु नगरी नागौर जिला। करें शुरू दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नागौर जिले की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कहा था कि नागौर जिला किन किन कामों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों नागौर जिले की विशेषताओं के क्रम में जो पहली विशेषता होगी वो थी कि नागौर में पंचायती राज का आरंभ हुआ था। एकदम क्लियर दोस्तों, जो नागौर है ना, इस नागौर को जाना जाता है पंचायती राज के लिए। एकदम क्लियर। अर्थात राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती राज का आरंभ हुआ दोस्तों, राजस्थान में जो सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ हुआ वो कहाँ हुआ था? नागौर जिले में। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि नागौर जिले में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ। पूछा जाए कि नागौर जिले में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 2 अक्टूबर 1959 को। पूछा जाए कि नागौर जिले में पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, तो क्या बताओगे? 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ कहाँ हुआ था? नागौर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि नागौर जिले के किस गांव में या किस स्थान पर पंचायती राज का आरंभ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि नागौर जिले में बगदरी गांव में, नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का आरंभ हुआ था सबसे पहले। पूरे भारत में पंचायती राज का जो सबसे पहले आरंभ हुआ वो कहाँ हुआ था? नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जब राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ, कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। तो दोस्तों जब राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ ना, उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। अर्थात जब नागौर में पंचायती राज का आरंभ हुआ तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जब राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? पूछा जाए कि जब राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो आप क्या बताओगे? गुरमुख निहाल सिंह। क्या बताओगे? गुरमुख निहाल सिंह। दो बातें क्लियर। ठीक, पहली बात तो क्या क्लियर हुई कि राजस्थान में पंचायती राज का आरंभ हुआ नागौर जिले में। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। अच्छा, पूछा जाए कि इस समय राजस्थान में पंचायती राज मंत्री कौन थे? पूछा जाए कि इस समय राजस्थान में पंचायती राज मंत्री कौन थे, तो आप क्या बताओगे? नाथूराम मिर्धा। पूछा जाए कि इस समय राजस्थान में पंचायती राज मंत्री कौन थे, तो आप क्या बताओगे? नाथूराम मिर्धा। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ नागौर। कब? 2 अक्टूबर 1959। गांव बगदरी। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको पंचायती राज की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। क्लियर। पूछा जाऊं दोस्तों, जो पंचायती राज है इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो पंचायती राज है दोस्तों, जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज है
इस पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? अर्थात भारत में पंचायती राज को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो आप क्या बताओगे? विकेंद्रीयकरण। अर्थात समझना दोस्तों, पूछा जाए आपसे कि पंचायती राज को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? विकेंद्रीयकरण। क्या बताओगे दोस्तों? विकेंद्रीयकरण। पूछा जाए कि पंचायती राज को आरंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? विकेंद्रीयकरण। फिर बात आती है कि विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? संवैधानिक शक्तियों का सामूहिक रूप से उपयोग और उपभोग। संवैधानिक शक्तियों का सामूहिक रूप से उपयोग और उपभोग क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। मैं केवल पंचायती राज के वो प्रश्न बताऊंगा जो पूछे गए हैं। तो पंचायती राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ गए ना? क्या बताओगे? संवैधानिक शक्तियों का सामूहिक रूप से उपयोग और उपभोग। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज का आधार क्या है? पूछा जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज का आधार क्या है? ग्राम स्वराज। पूछा जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज का आधार क्या है, तो आप क्या बताओगे? ग्राम स्वराज। अर्थात ग्रामीण जनता को शासन में भागीदार बनाना ही क्या कहलाता है? ग्राम स्वराज। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि जो ग्राम स्वराज है, ये ग्राम स्वराज का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी ने। अगर पूछ लिया जाए कि जो ग्राम स्वराज है, इस ग्राम स्वराज का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तीन बातें क्लियर। पंचायती राज का उद्देश्य विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का आधार ग्राम स्वराज, और पंचायती राज का आधार ग्राम स्वराज का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। एकदम क्लियर। अगली बात, अच्छा पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था, तो आपका आंसर होगा माय पिक्चर। क्या आंसर होगा? माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में। महात्मा गांधी ने माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज का सिद्धांत दिया था। समझ गए अच्छी तरह? अगली बात, अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज है, अगर पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज, अच्छा था पूछा जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को संविधान के कौन से भाग में मान्यता दी गई है, तो दोस्तों ध्यान रखना, पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में मान्यता दी गई है। क्लियर? अच्छा, पूछ लिया जाए कि पंचायती राज को संविधान की कौन सी अनुसूची में मान्यता दी गई है, तो आप क्या बताओगे? 11वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243। किसमें किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 243 क से लेकर ण तक किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि पंचायती राज किस सूची में आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पंचायती राज है ये किस में आता है? राज्य सूची में। ये सामान्य विषय बातें हैं दोस्तों। अच्छा, पूछा जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को संविधान की मान्यता कब मिली थी? पूछा जाए कि पंचायती राज को संविधान की मान्यता कब मिली थी? क्लियर? दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संवैधानिक मान्यता। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 को, पंचायती राज को 24 अप्रैल 1992 को संविधान की मान्यता मिली थी। पंचायती राज को 24 अप्रैल 1992 को संविधान की मान्यता मिली थी और इसे सम्मिलित किया गया है संविधान की 9वीं भाग में 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 क से लेकर ण तक किस सूची में आता है? राज्य सूची में। और संविधान की मान्यता मिली थी 24 अप्रैल 1992 को। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को किसके सुझाव पर संविधान की मान्यता दी गई थी? पंचायती राज को किसके सुझाव पर संविधान की मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, पंचायती राज को पी के थुंगन, पंचायती राज को
पी के थुंगन समिति के सुझाव पर, क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, पंचायती राज को पी के थुंगन समिति के सुझाव पर संविधान की मान्यता दी गई थी। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना, पंचायती राज को पी के थुंगन समिति के सुझाव पर संविधान की मान्यता दी गई थी, पहली बात। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो संविधान, दोस्तों पूछा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, तो आप क्या बताओगे, 29। कितने अधिकार दिए गए हैं, 29 अधिकार दिए गए हैं, एकदम क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने वर्तमान में 29 में से 22 अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान कर दिए हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 29 में से 22 अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान कर दिए हैं। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक, यहां तक समझ जाओगे। अगली बात एकदम क्लियर, एक बार दोस्तों फिर समझ लेना अच्छी तरह, फिर हम आगे की बात करेंगे। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ कहाँ हुआ, नागौर में। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। किस गांव में हुआ, बगदरी गांव में। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा। उद्देश्य क्या है, विकेंद्रीयकरण। आधार ग्राम स्वराज। और ग्राम स्वराज का सिद्धांत किसने दिया, महात्मा गांधी ने। किस पुस्तक में, माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में, क्लियर। अच्छा दोस्तों, पंचायती राज को संविधान की मान्यता कब दी गई, 24 अप्रैल 1992 को, ठीक। कौन से भाग में, भाग 9 में। अनुसूची 11वीं। उद्देश्य, अच्छा, अनुच्छेद 243 का से लेकर न तक। पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची का। अच्छा, जिस समिति के सुझाव पर पंचायती राज को संविधान की मान्यता दी गई थी वो कौन सी थी, पी के थुंगन। अधिकार कितने दिए गए थे, 29। और वर्तमान में राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को कितने अधिकार प्राप्त हैं, 22। एकदम क्लियर किया, यहाँ तक समझ जाओगे अच्छी तरह। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज को कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को। संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज को कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज को सबसे पहले कहां लागू किया गया था, कर्नाटक में। संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज को सबसे पहले कहां लागू किया गया था, कर्नाटक में। और प्रश्न यूं बन जाए कि संविधान की मान्यता के बाद सबसे पहले पंचायती राज चुनाव कहां कराए गए थे, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहां कराए गए थे, मध्य प्रदेश में। संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज का सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, कर्नाटक में। और संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज के चुनाव सबसे पहले कहां कराए गए, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। और पूछा जाए कि राजस्थान में संविधान की मान्यता के बाद पंचायती राज कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1994 को। समझ जाओगे अच्छी तरह। इन बातों को दोस्तों अच्छी तरह पढ़ लेना, काम आएगी, एकदम क्लियर। अगली बात, अब प्रश्न दे रहा हूं, प्रश्न को लिख लो अच्छी तरह, ठीक। 2 प्रश्न पूछूंगा पंचायती राज से, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और जो विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा उसका कल नाम में अनाउंस करूंगा और बधाई भी दूंगा, ठीक। तो दोस्तों मेरा प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता देने का सुझाव किसने दिया था। मेरा प्रश्न एक बार फिर सुनना, निम्न में से सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। सुन लिया मेरा प्रश्न, ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और, जब पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता दी गई, प्रश्न क्या है मेरा कि जब पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता दी गई तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे।
दो प्रश्न क्लियर। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सबसे पहले आंसर देने वाला बधाई का पात्र होगा। उनका नाम मैं दोस्तों अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा बधाई के साथ। प्रश्न फिर सुन लेना अच्छी तरह। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया? और जब पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की मान्यता दी गई तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? एकदम क्लियर। दोनों प्रश्नों के आंसर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों। चले आगे। अगली बात फिर बात आती है कि नागौर जिले की दूसरी विशेषता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नागौर जिले में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है कुचामन दुर्ग। नागौर जिले में एक दुर्ग है और दोस्तों उस दुर्ग का नाम क्या है? कुचामन दुर्ग। नागौर जिले में एक दुर्ग है और दोस्तों उस दुर्ग का नाम क्या है? कुचामन दुर्ग। फिर बात आती है कि कुचामन दुर्ग किस बात के लिए प्रसिद्ध है? कुचामन दुर्ग किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसी कुचामन दुर्ग में किसका आयोजन किया गया था? नागौर दरबार का। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखना, नागौर दरबार का जो आयोजन है ना दोस्तों, वो किस दुर्ग में किया गया था? कुचामन दुर्ग में। क्लियर दोस्तों? नागौर जिले में कुचामन दुर्ग है और इसी कुचामन दुर्ग में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। अच्छा, पूछा जाए कि जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? अगर पूछा जाए कि जो नागौर दरबार है, इस नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1570 में किया गया था। अच्छा, पूछा जाए कि आयोजन करने वाला कौन था? पूछा जाए कि आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? आमेर के शासक भारमल के द्वारा। नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था? आमेर के शासक भारमल ने किया था। और पूछ लिया जाए कि नागौर दरबार के आयोजन का उद्देश्य क्या था? पूछा जाए कि नागौर दरबार के आयोजन का उद्देश्य क्या था, तो क्या बताओगे? राजपूत रियासतों को अकबर के अधीन लाना, राजपूत रियासतों को अकबर के अधीन लाना या फिर मुगल वंश के अधीन लाना नागौर दरबार का उद्देश्य था। नागौर दरबार कहाँ आयोजित हुआ? कुचामन दुर्ग में। कब हुआ? 1570 में। आयोजनकर्ता कौन था? भारमल। ठीक, और किसके लिए किया गया था? अकबर के लिए। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो नागौर दरबार है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? इसे इतिहास के पन्नों में क्यों पढ़ा जाता है? तो दोस्तों इसी नागौर दरबार में जोधपुर के एक शासक ने भाग लिया था और उसका नाम था राव चंद्रसेन। ठीक, और दोस्तों इसी नागौर दरबार में राव चंद्रसेन ने किसका विरोध किया था? अकबर का। क्लियर दोस्तों? इसी नागौर दरबार में राव चंद्रसेन ने किसका विरोध किया था? अकबर का विरोध किया था। समझ जाओगे ना दोस्तों? ठीक, अकबर का विरोध करने वाला कौन था? राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन ने अकबर का विरोध कहाँ किया था? कुचामन दुर्ग के नागौर दरबार में। अब दोस्तों दो बातें समझना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन है? भारमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन है? भारमल। और पूछा जाए कि भारमल ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की थी, तो आप क्या बताओगे? 20 जनवरी 1562 को। पूछा जाए कि भारमल ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 20 जनवरी 1562 को। और पूछा जाए कहाँ की थी? सांगानेर में। कहाँ की थी दोस्तों? सांगानेर में। समझना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक भारमल, और भारमल ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 20 जनवरी 1562 को। अच्छा दोस्तों, कहाँ की थी? सांगानेर में। अब अगर भारमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला शासक है, तो मुगलों का विरोध करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन होगा? राव चंद्रसेन। मुगलों का विरोध करने वाला राजपूताने का पहला शासक कौन होगा? राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन ने किस मुगल शासक का विरोध किया था? अकबर का। राव चंद्रसेन ने किस मुगल शासक का विरोध किया था? अकबर का। अच्छा, कब किया था? 1570 में। किस दरबार में किया था? नागौर दरबार में। किस दरबार में किया था? नागौर दरबार में। समझ जाओगे अच्छी तरह? एकदम क्लियर। नागौर में कौन सा दुर्ग? कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग में किसका आयोजन हुआ?
नागौर दरबार का आयोजन किसने कब हुआ? 1570 में। किसने किया? भारमल ने। किसके लिए किया? अकबर के लिए। उद्देश्य राजपूत रियासतों को मुगल वंश के अधीन लाना। और इसी नागौर दरबार में राव चंद्रसेन ने किसका विरोध किया था? अकबर का। तो मुगलों का विरोध करने वाला पहला राजपूत राव चंद्रसेन, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत भारमल। भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 20 जनवरी 1562। कहाँ की थी? सांगानेर में। और दोस्तों ध्यान रखना, जो सांगानेर है ना, इस सांगानेर को मोजमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। जो सांगानेर है इसे मोजमाबाद के नाम से भी जाना जाता है। एकदम क्लियर? तो अगर दोस्तों अब जो राव चंद्रसेन है ना दोस्तों, इस राव चंद्रसेन को कहा जाता है भूला बिसरा राजा। दोस्तों जो राव चंद्रसेन है इसे कहा जाता है भूला बिसरा राजा। कहा जाता है ना भैया? क्लियर? अब बात है कि राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा था? तो आप क्या बताओगे? मुहणोत नैणसी ने। पूछा जाए कि राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा था? मुहणोत नैणसी ने। एकदम क्लियर? सांगानेर का नाम तो मोजमाबाद। राव चंद्रसेन क्या कहलाता है? भूला बिसरा राजा। किसने कहा था? मुहणोत नैणसी ने। और दोस्तों जो राव चंद्रसेन है ना, इसका एक नाम है मारवाड़ का प्रताप। इसका एक नाम क्या है दोस्तों? मारवाड़ का प्रताप। एकदम क्लियर? अब बात आती है कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? तो दोस्तों दो इतिहासकार हैं जिन्होंने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था। एक का तो नाम है राम सिंह, एक का नाम तो है राम सिंह। समझना, राव चंद्रसेन को दो इतिहासकारों ने मारवाड़ का प्रताप कहा था। एक का नाम तो राम सिंह और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। समझ गए क्या? फिर समझना अच्छी तरह। नागौर दरबार कहाँ हुआ था? कुचामन दुर्ग। कब हुआ था? 1570। आयोजन भारमल। अच्छा, आयोजन किसके लिए किया गया? अकबर के लिए। कब किया गया? 1570 में। नागौर दरबार की विशेषता कि इसी दरबार में राव चंद्रसेन ने मुगलों का विरोध किया था। तो मुगलों का विरोध करने वाला तो राव चंद्रसेन और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल। कब? 20 जनवरी 1562। सांगानेर। सांगानेर का नाम मोजमाबाद। तो राव चंद्रसेन भूला बिसरा राजा किसने कहा? मुहणोत नैणसी ने। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा? दो इतिहासकारों ने। एक का नाम तो है राम सिंह और एक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो 3 प्रश्न हो गए दोस्तों। सबसे पहले जो उत्तर देगा वो बधाई का पात्र होगा और मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। एकदम क्लियर? चले आगे। 2 बातें। तीसरी बात, फिर बात आती है कि जो नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नागौर जिले में 3 लोक देवता हुए हैं। नागौर जिले में 3 लोक देवता हुए हैं। क्लियर? अच्छा दोस्तों, उन 3 लोक देवता में जो पहला देवता है उसका नाम है कल्लाजी राठौड़। जो कल्लाजी राठौड़ है ना दोस्तों, इन कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है दोस्तों, जो कल्लाजी राठौड़ है, इन कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में। क्लियर? अब पूछा जाए कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? क्लियर? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? 1544 में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। 1544 में लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। अच्छा, पूछा जाए कहाँ हुआ था? पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आप क्या बताओगे? सामियाना गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सामियाना गांव में। एकदम क्लियर? और पूछा जाए कि सामियाना गांव कहाँ आता है? मेड़ता में। तो नागौर की भूमि पर प्रसिद्ध लोक देवता कल्लाजी राठौड़ ने जन्म लिया है। कब? 1544 में। और दोस्तों कहाँ लिया है? सामियाना गांव मेड़ता में। क्लियर? ये दोस्तों कल्लाजी राठौड़ भक्त शिरोमणि मीरा देवी के भतीजे थे, अर्थात मीरा इनकी भुआ लगती थी। मीरा पे चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। एकदम क्लियर? अगली बात दोस्तों, जो कल्लाजी राठौड़ है ना दोस्तों, ये कल्लाजी राठौड़ शहीद हुए थे। दोस्तों जो कल्लाजी राठौड़ है ना ये शहीद हुए थे। अच्छा साहब, कब शहीद हुए थे? जब मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। और पूछा जाए कि मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ था?
25 फरवरी 1568 को। कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को। तो जो कल्लाजी राठौड़ हैं, ये कल्लाजी राठौड़ शहीद हुए थे मेवाड़ के तीसरे साके में। ठीक, जो कल्लाजी राठौड़ है इनका देहांत हुआ था मेवाड़ के तीसरे साके में। और दोस्तों पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो दोस्तों ये अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। किसके विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। एकदम क्लियर। अच्छा पूछा जाए कि जो कल्लाजी राठौड़ हैं, इन कल्लाजी राठौड़ का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे कि जो कल्लाजी राठौड़ हैं, कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में। और दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में एक प्रवेश द्वार है भैरव पोल। ठीक, कौन सा द्वार है? भैरव पोल। तो दोस्तों इनका जो स्मारक है वो चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल दरवाजे के निकट स्थित है। इनका जो स्मारक है वो कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल दरवाजे के निकट। समझ जाओगे ना, भैरव पोल प्रवेश द्वार के निकट किसका स्मारक है? कल्लाजी राठौड़ का। ठीक, एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो कल्लाजी राठौड़ है इनके गुरु का नाम क्या था। पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। क्या नाम था दोस्तों? भैरवनाथ। और दोस्तों पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है, तो दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग का अवतार माना जाता है। जो दोस्तों कल्लाजी राठौड़ हैं इन्हें माना जाता है शेष नाग का अवतार। समझ गए क्या? नागौर की भूमि पर किसने जन्म लिया? कल्लाजी राठौड़ ने। कब लिया? 1544 में। कौन से गांव में? सामीना गांव मेड़ता में। कल्लाजी राठौड़ का देहांत कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ के तीसरे साके में। अच्छा किसके विरुद्ध लड़ते हुआ था? अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। कल्लाजी राठौड़ का स्मारक कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल दरवाजे के निकट। इनके गुरु का नाम भैरवनाथ। और किसका अवतार माना जाता है इन्हें? शेषनाग का। और ये बात सब जानते हैं कि कल्लाजी राठौड़ इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। समझ जाओगे अच्छी तरह। चलूं आगे। ठीक दोस्तों अगली बात, कल्लाजी राठौड़ के अतिरिक्त अगर किसी अन्य लोक देवता का यहाँ जन्म हुआ तो उनका नाम था तेजाजी। क्या नाम था दोस्तों? तेजाजी। तो दोस्तों जो लोक देवता हैं, जो सर्पों के देवता हैं, जो कृषि कार्यों के देवता हैं, जिन्हें धोलावीर भी कहा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? नागौर में। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। अच्छा मेरे बच्चों अगर पूछ लिया जाए कि तेजाजी का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 1074 ईस्वी में। पूछा जाए कि तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नागौर में। अच्छा पूछा जाए कि नागौर के किस गांव में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। कहाँ हुआ था? खड़नाल में। और खड़नाल कहाँ आता है दोस्तों? नागौर में। मैं केवल सामान्य परिचर्चा कर रहा हूँ, सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। विशेष जानकारी आपको दोस्तों कला संस्कृति के शिक्षक देंगे, मैं तो केवल सामान्य बातें बता रहा हूँ। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में कहाँ? खड़नाल नागौर में हुआ। ठीक। अच्छा पूछा जाएगा कि जो तेजाजी है ना ये किस गोत्र के थे। पूछा जाए कि जो तेजाजी हैं ये किस गोत्र के थे, तो आप क्या बताओगे कि लोक देवता तेजाजी धोलिया गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? धोलिया गोत्र के थे। और चूंकि ये धोलिया गोत्र के थे इस कारण इन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जो कल्लाजी जो तेजाजी हैं तो लोक देवता तेजाजी के पिता का नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? ताहड़ जी। पूछ लिया जाए कि लोक देवता तेजाजी के पिता का नाम क्या बताओगे? ताहड़ जी। और पूछा जाए कि तेजाजी की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? राजकुंवरी। क्या बताओगे भैया? राजकुंवरी देवी। ठीक। और पूछा जाए कि तेजाजी का विवाह किससे हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इनका विवाह हुआ था पेमल से। किससे हुआ था? पेमल से। एकदम क्लियर।
नागौर की भूमि पर प्रसिद्ध लोक देवता ने जन्म लिया, नाम तेजाजी। कब लिया? 1074 ईस्वी। कहाँ लिया? खड़नाल नागौर में। किस गोत्र में लिया? धोलिया गोत्र में। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी। विवाह पेमल से हुआ। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो तेजाजी है ना, इन तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? लीलन। क्या बताओगे? लीलन। और दोस्तों इसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है रे भैया? श्रृंगारी के नाम से। समझ जाओगे, तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन, और किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगारी के नाम से। फिर बात आती है कि जो तेजाजी है ना, तो तेजाजी की पूजा करने वाले जो भोपे होते हैं या पुजारी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला। जो तेजाजी के पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला। समझ जाओगे। माता का नाम राजकुंवरी, विवाह पेमल से, घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी, और भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ला। फिर बात आती है कि जो तेजाजी है ना, तेजाजी का स्थान क्या कहलाता है? तेजाजी का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? थान। क्या कहलाता है? थान। तेजाजी का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? थान। और दोस्तों सामान्यतः जो इनका थान होता है ना, वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। तेजाजी का स्थान या चबूतरा थान कहलाता है, जो सामान्यतः नीम वृक्ष के नीचे ही होता है। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि लोक देवता तेजाजी की स्मृति में, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तेजाटेर। लोक देवता तेजाजी की स्मृति में जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तेजाटेर। क्या कहलाते हैं रे भैया? तेजाटेर। समझ गए अच्छी तरह। अगली बात पूछा जाए कि तेजाजी का प्रतीक क्या है? ये प्रश्न पूछा भी गया है। पूछा जाएगा कि तेजाजी का प्रतीक क्या है, तो आप क्या बताओगे? भाला लिए, भाला धारण किए हुए या हाथ में भाला लिए, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है। और भाला लिए अश्वारोही के साथ साथ सर्प तेजाजी की जीभ को स्पर्श कर रहा है, ये इनका प्रतीक है। तो भाला लिए अश्वारोही जिसमें सर्प जीभ को स्पर्श कर रहा है, ये लोक देवता तेजाजी का प्रतीक है। अच्छा, लोक देवता तेजाजी को हम काला या बाला कहते हैं, कृषि उपकारक देवता कहते हैं, सांपों का देवता कहते हैं, धोलिया वीर कहते हैं। एकदम क्लियर। तो लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में। कब? 1074 ईस्वी को। कहा? अच्छा, गोत्र धोलिया, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, विवाह पेमल, घोड़ी का नाम लीलन, भोपे घोड़ला, स्थान थान, जो किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम। गीत तेजाटेर, प्रतीक भाला लिए अश्वारोही, और साहब आपके सर्प जीभ को स्पर्श कर रहा हो। एकदम क्लियर। तो पंचायती राज हो गया, कल्लाजी राठौड़ हो गए, और दोस्तों क्या हो गए? तेजाजी। अच्छा, फिर बात आती है कि नागौर की धरती को किस लोक संत ने जन्म लेकर पवित्र किया? नागौर की धरती को किस लोक संत ने जन्म लेकर पवित्र किया? तो दोस्तों उस लोक संत का नाम है जाम्भोजी। क्लियर। क्या नाम है? जाम्भोजी। तो दोस्तों जो लोक संत हैं, जो लोक संत हैं जाम्भोजी, इन जाम्भोजी का जो जन्म हुआ, जो इन जाम्भोजी का जन्म हुआ, ये भी कहाँ हुआ? नागौर में। कहाँ हुआ? नागौर में। क्लियर। दोस्तों ये लोक संत हैं, लोक देवता भी हैं, तो लोक संत के रूप में इनकी ज्यादा मान्यता है। फिर बात आती है कि जो जाम्भोजी हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि जो लोक संत हैं जाम्भोजी, इनका जन्म कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? 1451 ईस्वी में। अच्छा, पूछा जाए कहाँ हुआ था? पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे? पीपासर गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पीपासर गांव में। और पूछा जाए कि पीपासर गांव कहाँ आता है? नागौर में। कहाँ आता है मेरे विद्यार्थियों? नागौर में। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि दोस्तों इनका गोत्र क्या था? इनका गोत्र क्या था? तो दोस्तों जो जाम्भोजी है ना, ये पंवार थे, अर्थात पंवार गोत्र में इनका जन्म हुआ था। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जाम्भोजी के पिता का नाम,
जाम्भोजी के पिता का नाम, तो आप क्या बताओगे? लोहट जी पंवार। पूछा जाए कि जाम्भोजी के पिता का नाम, तो क्या बताओगे? लोहट जी पंवार। अच्छा, पूछा जाए कि जाम्भोजी की माँ का नाम, तो क्या बताओगे? हंसा देवी। क्या बताओगे मेरे विद्यार्थियों? हंसा देवी। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि जो जाम्भोजी हैं, इन जाम्भोजी का जन्म किस तिथि को हुआ था? पूछा जाए कि जाम्भोजी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को, अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी को। जो जाम्भोजी है इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को, अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी को। अब चूंकि जाम्भोजी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी को अर्थात कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसलिए दोस्तों इन्हें माना जाता है कृष्ण का अवतार। क्या माना जाता है दोस्तों? इन्हें कृष्ण का अवतार। जाम्भोजी को कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मतलब भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर गांव में हुआ था, पंवार गोत्र में लोहट जी और हंसा देवी के घर पर। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो जाम्भोजी है, जाम्भोजी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विष्णुई संप्रदाय की। क्लियर। पूछा जाए कि जो जाम्भोजी हैं, इन जाम्भोजी ने किसकी स्थापना की थी? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? जाम्भोजी ने। और पूछा जाए कि जाम्भोजी के द्वारा विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1485 में। कब की गई थी दोस्तों? 1485 में। अच्छा, पूछा जाए कहाँ की गई थी, तो आप क्या बताओगे? समराथल में। कहाँ की गई थी? समराथल में। और पूछा जाए कि समराथल कहाँ आता है? बीकानेर में। कहाँ आता है दोस्तों? बीकानेर में। तो विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? जाम्भोजी। स्थापना कब हुई? 1485 में। कहाँ? समराथल, बीकानेर में। क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि इसका नाम विष्णुई संप्रदाय क्यों रखा गया, तो दोस्तों ध्यान रखना, विष्णुई संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं? 29 नियम। ठीक, 29 नियम हैं। ये 20 प्लस 9, 20 को तो बोलते हैं 20 और 9 को बोलते हैं नोई। तो 29 नियमों का पालन करने के कारण जाम्भोजी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? विष्णुई कहलाते हैं। क्लियर। और विष्णुई संप्रदाय को जाना जाता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, जो विष्णुई संप्रदाय है इसे जाना जाता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो जाम्भोजी हैं, जाम्भोजी की वाणी क्या कहलाती है? साथरी। अर्थात इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे ना, तो साहब दोस्तों जो जाम्भोजी के उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? साथरी। क्या कहलाते हैं? साथरी। समझ जाओगे अच्छी तरह। एक बार फिर समझ जाना, जाम्भोजी का जन्म बीकानेर नागौर के गांव पीपासर में। कब? 1451 में। गोत्र पंवार, पिता का नाम लोहट पंवार, माता का नाम हंसा देवी, तिथि भाद्र कृष्ण अष्टमी। और दोस्तों इन्हें माना जाता है कृष्ण का अवतार, क्योंकि इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को। इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? विष्णुई संप्रदाय की। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 1485 में। कहा? समराथल, बीकानेर में। अच्छा, विष्णुई संप्रदाय कितने नियम हैं? 29। क्लियर। और जाम्भोजी के उपदेश क्या कहलाते हैं? साथरी। दोस्तों इनका जो ग्रंथ है, दोस्तों जो जाम्भोजी हैं इनके द्वारा लिखा गया था जंबसागर। क्या लिखा गया था? जंबसागर। जो जाम्भोजी हैं इनकी रचना का नाम है जंबसागर। और दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के लोग या विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी इस जंबसागर को बोलते हैं पांचवा वेद। क्या मानते हैं हम इसको? पांचवा वेद एवं 19वां पुराण। अर्थात दोस्तों ध्यान रखना, विष्णुई संप्रदाय में जंबसागर को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। समझ जाओगे क्या? विष्णुई संप्रदाय में जंबसागर क्या कहलाता है? पांचवा वेद और 19वां पुराण। एकदम क्लियर यहां तक। अच्छा दोस्तों एक बात लिख लेना, राजस्थान के 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें पांचवा वेद और 19वां पुराण कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें पांचवा वेद और 19वां पुराण कहते हैं। देखो दोस्तों, ये पांचवा वेद एवं 19वां पुराण राजस्थान के 2 ग्रंथ हैं जो पांचवा वेद और 19वां पुराण कहलाते हैं। अच्छा, पूछा जाए वो कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? एक तो है जंबसागर।
ठीक, इसे भी 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। कौन कहते हैं? विष्णु संप्रदाय के अनुयायी। और दोस्तों एक ग्रंथ का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। एकदम क्लियर दोस्तों, इसे भी कहा जाता है 5वां वेद और 19वां पुराण। और पूछा जाए कि इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आड़ा ने। पूछा जाए कि इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आड़ा ने। और पूछ लिया जाए कि दुर्सा आड़ा कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये जोधपुर के। अरे बोलो भैया, कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के। और किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? ठीक। अच्छा दोस्तों, जो दुर्सा आड़ा है ना, इस दुर्सा आड़ा की जो प्रतिमा है दोस्तों, जो दुर्सा आड़ा है ना, इनकी पीतल की प्रतिमा है दोस्तों, है ना। जो दुर्सा आड़ा है, इन दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा है। और पूछा जाए कि दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा किस दुर्ग में है? अचलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? अचलगढ़ दुर्ग में, जो कि सिरोही में आता है। ठीक। और दोस्तों दुर्सा आड़ा के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक का नाम था विरुद्ध छिहत्तरी और एक का नाम कीर्तार बावनी। चलो लिख देता हूं दोस्तों। ठीक, इनकी 2 रचनाएं थी। कौन कौन सी? एक का नाम तो क्या बताओगे आप? विरुद्ध छिहत्तरी। क्या बताओगे रे मेरे भैयाओ? विरुद्ध छिहत्तरी। एकदम क्लियर। और एक का नाम क्या बताओगे? कीर्तार बावनी। क्या बताओगे भैयाओ? कीर्तार बावनी। एकदम क्लियर, समझ गए अच्छी तरह? फिर समझना, राजस्थान के 2 ग्रंथ हैं जो 5वां वेद और 19वां पुराण कहलाते हैं, जंबसागर और वेली किशन रुक्मणी ख्यात। वेली किशन रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद किसने कहा था? दुर्सा आड़ा ने। कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के। किसके दरबारी थे? अकबर के। दुर्सा आड़ा की पीतल की प्रतिमा कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। और इनकी रचना विरुद्ध छिहत्तरी और कीर्तार बावनी। तो नागौर पंचायती राज के लिए है, नागौर कल्लाजी राठौड़ की भूमि है, नागौर तेजाजी की भूमि है, और नागौर दोस्तों जम्भोजी की भूमि है। और दोस्तों इसके साथ साथ नागौर भक्त शिरोमणि मीरा की भूमि के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों जानना, जो नागौर है ये नागौर जाना जाता है भक्त शिरोमणि मीरा की भूमि के लिए। एकदम क्लियर। जो नागौर है इसे जाना जाता है भक्त शिरोमणि मीरा की भूमि के लिए। अर्थात जो मीरा है ना, इस मीरा का साहब आपके जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में। समझ जाओगे? अब देखो दोस्तों, कल्लाजी राठौड़, तेजाजी राठौड़, जाम्भोजी, मीरा, इन सब ने कहाँ जन्म लिया? नागौर में। कल्पना करिए कितनी पवित्र भूमि होगी दोस्तों नागौर, जहाँ इतने बड़े बड़े संतों का अवतार हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो मीरा है ना, इस मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 में। जो मीरा है, मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 में। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? अब दोस्तों समझना कि वास्तव में जो मीरा का जन्म है ना, वो हुआ था नागौर के बाजोली गांव में। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, जो मीरा का जन्म है ना, वो वास्तव में तो कहाँ हुआ था? नागौर के बाजोली गांव में। लेकिन जन्म के बाद मीरा को कहाँ भेज दिया गया था? कुड़की गांव में। कहाँ भेज दिया गया था? कुड़की गांव में। तो दोस्तों अधिकांश इतिहासकार या अधिकांश किताबों में क्या लिखा गया है? कुड़की गांव लिखा गया है, जो गलत भी नहीं है। लेकिन जब आप मीरा का साहित्य पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि मीरा ने वास्तव में बाजोली गांव की भूमि में जन्म लिया था, और मीरा का बचपन, मीरा का पूरा समय जन्म के बाद कुड़की गांव में व्यतीत हुआ। इसलिए दोस्तों इतिहासकार मानते हैं कि मीरा का जन्म वास्तव में कहाँ हुआ था? कुड़की में। तो दोस्तों दोनों लिखे हैं मूल रूप से बाजोली, लेकिन कुड़की गांव माना जाता है, लेकिन रियल में क्या है? बाजोली। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो मीरा है, मीरा के पिता का नाम क्या था? मीरा के पिता का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? रत्न सिंह। जो मीरा है, मीरा के पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह। और पूछ लिया जाए कि मीरा की माता का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? कुंवरी देवी।
क्या बताओगे? कुंवरी देवी। अच्छा, पूछ लिया जाए कि मीरा का मूल नाम क्या था, मीरा का बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? पेमल। मीरा का बचपन का नाम क्या था? पेमल। और पूछा जाए कि मीरा की भक्ति कैसी थी, अर्थात क्या मीरा निर्गुण भक्ति की थी या सगुण भक्ति की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना, मीरा सगुण भक्ति की थी। दोस्तों किसकी थी? सगुण भक्ति की। अच्छा, पूछा जाए कि जो मीरा है, इस मीरा का उपनाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो मीरा है इसे कहा जाता है राजस्थान की राबिया। जो मीरा है ना, इसे कहा जाता है राजस्थान की राबिया। दोस्तों राबिया एक सूफी महिला संत थी जिसका जन्म ईरान में हुआ था, और राजस्थान की राबिया कौन कहलाती है? मीरा। और दोस्तों राजस्थान की राबिया के साथ इसका एक नाम और है मीराबाई का, और वह है राजस्थान की राधा। क्या नाम है? राजस्थान की राधा। किसे कहा जाता है? मीरा को। एकदम क्लियर। मीरा का जन्म कब हुआ? 1498। कहाँ? बाजोली गांव। लेकिन पालन पोषण कुड़की गांव। पिता का नाम रत्न सिंह, माता का नाम कुंवरी देवी, मूल नाम पेमल, भक्ति सगुण, उपनाम राजस्थान की राबिया और राजस्थान की राधा। किसे कहा जाता है? मीरा को कहा जाता है। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, पूछा जाएगा जो मीरा की भक्ति है ना, पूछा जाएगा कि जो मीरा की भक्ति है वो किस भाव की थी। दोस्तों पूछा जाएगा कि जो मीरा की भक्ति है वो किस भाव की थी, अर्थात जो मीरा है उसने किस भाव से भक्ति की थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मीरा की भक्ति थी दास्य भाव की। किस भाव की थी? दास्य भाव की। कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ साहित्यकार मानते हैं कि मीरा माधुर्य भाव की भक्ति किया करती थी, लेकिन दोस्तों इस पर आक्षेप किया जाता है। और वो क्या किया जाता है? देखो, माधुर्य होता है पति और पत्नी के बीच में, माधुर्य होता है पति और पत्नी के बीच में। मीरा ने हमेशा कृष्ण को तो अपना पति माना, अपना स्वामी माना, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण की पत्नी हूं। मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में पूजा, लेकिन स्वयं को कृष्ण की पत्नी नहीं, दासी माना। एकदम क्लियर। और जब अगर एक दास या एक दासी अपने स्वामी के प्रति भाव रखेगा तो कौन सा भाव रखेगा? दास्य भाव। इसलिए दोस्तों वास्तव में मीरा की भक्ति दास्य भाव की थी। क्लियर। और दोस्तों जो मीरा है ना, इस मीरा के द्वारा तब आपके जिस संप्रदाय की स्थापना की गई थी उसका नाम था दासी संप्रदाय। क्या नाम था दोस्तों? दासी संप्रदाय। मीरा के द्वारा जिस संप्रदाय की स्थापना की गई थी वो कौन सा है? दासी संप्रदाय। वर्तमान में राजस्थान में प्रचलित नहीं है। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान में मीरा के कितने मंदिर हैं? पूछा जाए कि राजस्थान में मीरा के कितने मंदिर हैं, तो दोस्तों मीरा का पहला मंदिर तो है मेड़ता नागौर में। मीरा का दूसरा मंदिर है चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। और दोस्तों मीरा का तीसरा मंदिर है आमेर में। कहाँ है? आमेर में। तो राजस्थान में मीरा के 3 मंदिर हैं, मेड़ता, चित्तौड़ और आमेर। समझ जाओगे अच्छी तरह? ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अब जो आमेर में मीरा का मंदिर है ना, उस मीरा मंदिर का मूल नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर में जो मीरा का मंदिर है उस मंदिर का मूल नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। क्या नाम भी आऊं? जगत शिरोमणि मंदिर। अब समझना दोस्तों, मीरा जिस कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करती थी वो प्रतिमा साहब आपके किस दुर्ग में थी? चित्तौड़ स्थित मीरा महल मंदिर में। मीरा बचपन से जिस कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करती थी वो प्रतिमा किस दुर्ग में थी? चित्तौड़ दुर्ग के मीरा मंदिर में। और चित्तौड़ दुर्ग के मीरा मंदिर से उस प्रतिमा को आमेर के मानसिंह, कौन? आमेर के मानसिंह, चित्तौड़ दुर्ग से मीरा की उस प्रतिमा को आमेर के मानसिंह लेकर आ गए और कहाँ स्थापित करवा दिया? जगत शिरोमणि मंदिर में। तो वर्तमान में जो आमेर मतलब जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर है ना, इस मंदिर में जो कृष्ण की प्रतिमा है जो कि काले पत्थर से निर्मित है और कृष्ण का बाल स्वरूप है, तो इस मंदिर में जो कृष्ण की प्रतिमा है उस प्रतिमा की पूजा बचपन से मीरा किया करती थी। इसलिए इस जगत शिरोमणि मंदिर को कहा जाता है मीरा मंदिर। क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर। समझ गए क्या? पंचायती राज, कल्लाजी राठौड़, तेजाजी, जाम्भोजी और मीरा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आपके नागौर की भूमि पर हुआ था। एकदम क्लियर दोस्तों।
चले आगे दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों कि जो नागौर है उस नागौर को अन्य किस काम के लिए जाना जाता है। दोस्तों जो नागौर है उस नागौर को और किस काम के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नागौर जिला है ना, इस नागौर जिले को कहा जाता है कुबड़ पट्टी वाला जिला। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, जो नागौर है ना इसे कहा जाता है कुबड़ पट्टी वाला जिला। ठीक, फिर बात आती है कि नागौर को कुबड़ पट्टी वाला जिला क्यों कहा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों 2017-18 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया था कि कुबड़ पट्टी वाला जिला कौन सा है, नागौर। अच्छा क्यों है दोस्तों, नागौर में जो जल है ना उस जल में साहब आपके फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। नागौर में जो पानी है, भूमि में जो पानी है, उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और उस फ्लोराइड के सेवन से दोस्तों हड्डियों में विकार, कुबड़ जैसा विकार हो जाता है, इसलिए नागौर का नाम क्या हो गया, कुबड़ पट्टी वाला जिला। तो कुबड़ पट्टी वाला जिला किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, याद रखना, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो नागौर है उस नागौर में साहब आपके एक स्थान है रेण। कौन सा स्थान है, रेण। और दोस्तों मैंने कहा था ना, जो रेण है इस रेण में साहब आपके किस संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, राम स्नेही संप्रदाय का। अर्थात रेण नागौर में राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ है। और पूछा जाए कि रेण नागौर में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत दरियाओ जी ने। किसने की थी, संत दरियाओ जी ने। और दोस्तों देखना, संत दरियाओ जी रा से तो राम मानते थे और मह से मोहम्मद की पूजा करते थे। अर्थात रेण नागौर में संत दरियाओ जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रतिनिधि थे और वो रा के रूप में तो राम की और म के रूप में मोहम्मद की पूजा किया करते थे। एकदम क्लियर। चलूं आगे दोस्तों, अगली बात दोस्तों, जो नागौर है ना दोस्तों, इस नागौर में साहब आपके एक दरगाह है और उनका नाम है हमीमुद्दीन नागौरी। दोस्तों जो हमीमुद्दीन नागौरी है, हमीमुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो भी कहाँ बनी हुई दोस्तों, आपके नागौर में है। एकदम क्लियर। 2018 की सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हमीमुद्दीन नागौरी से। ठीक, अब दोस्तों ध्यान रखना, जो हमीमुद्दीन नागौरी है ना, हमीमुद्दीन नागौरी है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में। क्लियर। और दोस्तों इनकी जो खानखाह है, इनकी जो खानखाह है वो कहाँ है, नागौर में। कहाँ है दोस्तों, नागौर में। अब सब समझना अच्छी तरह, हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2017-18 में। एकदम क्लियर कि हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2017-18 में। अच्छा दोस्तों, खानकाहा का मतलब क्या होता है कि सूफी संप्रदाय में वह स्थान जहां सूफी संत निवास किया करते हैं उसे खानकाहा कहा जाता है। अर्थात सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है, खानकाहा। तो इनकी खानकाहा कहाँ हो गई, नागौर में हो गई। कहाँ हो गई, नागौर में हो गई। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि हमीमुद्दीन नागौरी का उर्स कब आयोजित किया जाता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। पूछा जाए कि हमीमुद्दीन नागौरी का जो उर्स है वो कब आयोजित किया जाता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को। अच्छा, उर्स का मतलब क्या होता है, सूफी संप्रदाय में जब संतों का देहांत होता है तो देहांत की तिथि पर आयोजित उत्सव क्या कहलाता है, उर्स कहलाता है। समझ जाओगे। कुबड़ पट्टी वाला जिला नागौर। अच्छा, रामस्नेही संप्रदाय का केंद्र रेण और स्थापना किसने की थी, दरियाओ जी ने। हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में। खानकाह कहाँ बनी हुई है, नागौर में। उर्स कब आयोजित किया जाता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। अच्छा, दो बातें लिख लेना, हमीमुद्दीन नागौरी कहलाते हैं दोस्तों राजस्थान के ख्वाजा। क्लियर दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दोस्तों देखना, जो हमीमुद्दीन नागौरी हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का दूसरा ख्वाजा। अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद अगर किसी व्यक्ति ने राजस्थान में सूफी संप्रदाय का प्रचार किया तो वो कौन थे, हमीमुद्दीन नागौरी। इसलिए दोस्तों इनका नाम क्या हो गया, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा। तो राजस्थान का दूसरा ख्वाजा कौन हो गए, हमीमुद्दीन नागौरी। और दोस्तों
सॉरी दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इन्हें एक नाम दिया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दोस्तों इन्हें नाम दिया गया था, और वो नाम दिया गया था सुल्तान ए तारकीन। क्या नाम दिया गया था? सुल्तान ए तारकीन। तो जिस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन कहा जाता है वो कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी। राजस्थान का दूसरा ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी। जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली। खान कहाँ है? नागौर में। अच्छा, सुल्तान ए तारकीन का मतलब होता है दोस्तों सन्यासियों का सुल्तान। सुल्तान ए तारकीन का मतलब क्या होता है? सन्यासियों का सुल्तान। समझ जाओगे अच्छी तरह। अच्छा, अगली बात समझना दोस्तों, जो नागौर जिला है दोस्तों, इस नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन भी किया जाता है। ध्यान दोस्तों, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागौर में। जो सर्वाधिक पशु मेले हैं उनका आयोजन कहाँ किया जाता है? नागौर में। अच्छा दोस्तों, नागौर में 3 पशु मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। 3 पशु मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है रामदेव पशु मेला। एक तो कौन सा मेला है? रामदेव पशु मेला। एकदम क्लियर। एक तो कौन सा मेला है? रामदेव पशु मेला। आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तब आपके नागौर में किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, तब आपके जो दूसरा मेला है दोस्तों, जो दूसरा मेला है उसका नाम है वीर तेजाजी का मेला। वीर तेजाजी का मेला, ये भी पशु मेला है। और दोस्तों एक है बलदेव पशु मेला। कौन सा मेला? बलदेव पशु मेला। तो दोस्तों नागौर में 3 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला और बलदेव पशु मेला। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागौर में। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, देखो 2 चीजें समझना दोस्तों अच्छी तरह। ये राजस्थान दोस्तों, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है, अगर पूछा जाए कि नागौर राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? नागौर। ठीक। और पूछा जाए कि राजस्थान में केवल सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? डूंगरपुर। क्या बताओगे? डूंगरपुर। तो पशु मेलों का नाम आए तो नागौर, और केवल मेलों का नाम आए तो डूंगरपुर। और 3 पशु मेले कौन से? रामदेव मेला, तेजाजी मेला और बलदेव पशु मेला। दोस्तों रामदेव पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों बलदेव पशु मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जब हम पशु की बात कर रहे हैं तो बात आती है कि नागौर किन पशुओं के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नागौर है ना, ये नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो नागौरी बैल हैं दोस्तों, इनके लिए कौन प्रसिद्ध है? नागौर प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाए कि नागौर का वो कौन सा गांव है या कौन सा क्षेत्र है जो नागौरी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताओगे? सुहालक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दोस्तों आपके नागौरी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए क्या अच्छी तरह? अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अबुल फजल और फैजी के जो पिता हैं उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह? तो दोस्तों एक बार मैं दोस्तों आपको शुरू से रिवाइज करा रहा हूं अच्छी तरह। क्लियर, रेडी हो जाइए। पंचायती राज का आरंभ कहाँ हुआ था? नागौर में। याद रखना अच्छी तरह, पंचायती राज की पूरी विशेषता मैंने आपको बताई है। ठीक, पंचायती राज कौन से भाग में, किस अनुसूची में, अच्छी तरह देख लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपके एकदम साइड में हट गया हूं। एकदम क्लियर। अच्छा, कुचामन दुर्ग में क्या हुआ था? नागौर दरबार, हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, कल्लाजी राठौड़ का जन्म नागौर में, तेजाजी का जन्म नागौर में, अच्छा जाम्भोजी का जन्म नागौर में। पूरी बातें देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दूर हट रहा हूं। एकदम क्लियर। अच्छा
दोस्तों पांचवा वेद 1900 पुराण दो ग्रंथों को कहा जाता है, याद रखना अच्छी तरह। ठीक, मीराबाई का जन्म नागौर में हुआ था, एकदम क्लियर। कुबड़पट्टी वाला जिला नागौर, रामसिंह संप्रदाय के केंद्र रेण, पूरे भारत में राजस्थान में कितने हैं? 4। हमीमुद्दीन नागौरी नागौर के हैं दोस्तों, ध्यान रखना अच्छी तरह। और दोस्तों सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागौर में, तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेला। ठीक दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो लोहे की धातुएं हैं, लोहे के जो औजार हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? नागौर में। और सर्वाधिक लोहे के औजार नागौर में बनते हैं, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या हो गया? धातु नगरी। अच्छा दोस्तों, नागौर में एक सभ्यता भी है और उस सभ्यता का नाम है कुराड़ा सभ्यता। क्या नाम है? कुराड़ा सभ्यता। तो जो कुराड़ा सभ्यता ये भी कहाँ आती है? नागौर में लोहयुगीन सभ्यता है, एकदम क्लियर। यहां से लोहे की भट्टियां मिली हैं। तो दोस्तों ये था आपका नागौर जिला और अजमेर संभाग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अजमेर संभाग के सभी जिले पसंद आए होंगे। नागौर जिले में दोस्तों हमने जो पढ़ा उसको आप अच्छी तरह याद रखना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको काव्य क्लासेस का ये प्रयास सफल लग रहा होगा, सार्थक लग रहा होगा। दोस्तों आप सभी विद्यार्थी आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास इस तरह बनाए रखिए। काव्य क्लासेस हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।